वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एपीपीएससी सीई का जो आपका एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के बारे में। आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग अभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आ चुकी है। आपका जो चेयरमैन साहब है एपीपीएससी के, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि मोस्ट लाइकली अप्रैल तक एग्जाम कैलेंडर लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एपीपीएससी की। एपीपीएससी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे में डाउट रहता है, तो वो क्लियर करने के लिए एक कॉन्क्रीट और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो ये एपीपीएससी की सीरीज है सर। इसमें जैसे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बात करी थी पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। उसी सीक्वेंस में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा जो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है, जो आपका तीन स्टेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां पर आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है सर, उसके बारे में आज हम आपसे यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अबाउट अवर अपकमिंग बैच ऑफ एपीपीएससी जो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें दो तरह के कोर्सेज हम प्लान कर रहे हैं। एक आपका प्रीलिम्स का कोर्स है, दूसरा प्रीलिम्स प्लस मेंस स्पेसिफिक आपको कोर्स देखने को मिलेगा। तो दोनों की ही डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप ये जो एक मैं आपको ग्रुप बताता हूँ, इस ग्रुप को का क्यूआर कोड आप स्कैन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमारा जो भी क्लासेस का डेमो होगा वो भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ एपीपीएससी की रिगार्डिंग जो गाइडेंस है, और उसमें जो हम कुछ प्री क्लासेस कंडक्ट कराएंगे आंसर राइटिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, या ऑप्शनल कैसे चूज करें, या ये जो आपकी एपीपीएससी रिलेटेड सीरीज है, यानी जो भी फ्री कंटेंट होगा, और साथ ही साथ आपको जो डेमो सेशंस होंगे, वो सब आपको ऑल इन वन इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसको आप स्कैन करके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इन दैट केस आप क्या करेंगे सर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो, 9990784642। ठीक है ना सर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सर। लिखना होगा, आप इतना लिख देना एपीपीएससी, तो मैं आपको डायरेक्ट इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा इन केस आप ये स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है सर, तो चलिए बाकी इस ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि वहां से भी आप आराम से इसको ज्वाइन कर सको। ऑलराइट सर, ओके, तो मूव करते हैं सर अपने जो सिलेबस है। सिलेबस में जैसे कि हमने देखा लास्ट टाइम पे देखा था, एग्जामिनेशन के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका मेंस होता है, तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो हम यहाँ पर सर बात करेंगे आपके प्रीलिम्स की, पहले की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस में क्या क्या है। देखो, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। दो दो घंटे के पेपर होते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस आपके जीएस में होंगे, 80 क्वेश्चंस आपके सीसेट में होंगे। जैसा लगभग यूपीएससी का पैटर्न है, एपीपीएससी ने भी उसी तरह का पैटर्न बना रखा है। अब सर कुछ लोग कहेंगे अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। देखो, सिलेबस चेंज हो ये चांसेस वेरी लेस लाइकली है। रियरली ऐसा पॉसिबल है कि सिलेबस में चेंजेस बताए हों, और जो चेंजेस बताए हैं मार्च में, अभी जो चेंजेस बताए थे कि अरुणाचल जीके का जो जो कंटेंट ऐड हो रहा है, वो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। ठीक है ना, आपका जो 2019 में ऑफिशियल सिलेबस एपीपीएससी ने दिया था, उसमें अभी उन्होंने मेंशन करा है, सिलेबस वही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो ऐड किया है वो आपको यहाँ सिलेबस में देखने को मिलेगा। मैं मार्क भी कर दूंगा, इवन रेड भी कर रखा है, जो सिलेबस आपका अभी हाल फिलहाल में एड ऑन हुआ है। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर सिलेबस की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम जीएस के सिलेबस की बात करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीसेट में आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है। मेन जो लड़ाई है वो जीएस की है। आपका जो स्क्रीनिंग के लिए, मेंस में पहुंचने के लिए जो आपकी मेरिट बनेगी वो जीएस से बनेगी। तो इसमें सर हम लोग क्या करेंगे, इवेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं इनको ब्रेक डाउन करेंगे सब्जेक्ट्स के नेम में, जो जनरल आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उनके नेम में। जैसे स्टार्ट करें सर, सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मैटर। ये एक तरीके से कह रहे हैं सर, जो करंट अफेयर्स है पढ़ना है। दूसरा कह रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट।
ये तो सर आपको पता चल ही रहा होगा, ये हिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये जो भी हमारी पूरी ज्योग्राफी है कंप्लीटेड, ज्योग्राफी में हम लोग अलग अलग सेक्शंस पढ़ते हैं, है ना। इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये सारा सेक्शन हम आपको कंप्लीट इसमें कराते हैं इन ज्योग्राफी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ही पॉलिटी और गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, तो ये सारा इंडियन पॉलिटी नाम से हमारा सब्जेक्ट है, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। प्लस ये आपका करंट अफेयर से भी कुछ पार्ट लिंक रहता है, तो करंट अफेयर से भी कुछ पार्ट आपका कवर होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स, तो ये आपके एक तरीके से करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, जो भी आपका सेंसस हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें आपके कवर होंगे। नेक्स्ट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक तरीके से बोल रहा है सर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर होंगे। नेक्स्ट इज जनरल साइंस, ठीक है ना, क्या है सर जनरल साइंस, जिसमें जनरली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये तो सर ऑलरेडी चल रहा था, इवन यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी देखोगे यही सिलेबस है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस सेम होने से ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन भी सेम होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस पूछेगा, जमीन आसमान का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक टॉपिक और इसमें इस बार ऐड हुआ है, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग इकोनॉमी एंड हेरिटेज, यानी नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री की बात कर रहा है सर ये, ठीक है ना, और आपका नॉर्थ ईस्ट हेरिटेज की बात कर रहा है। ये सारे टॉपिक्स इसमें आपका कवर हो रहे हैं। तो प्रीलिम्स में इस बार ये जो टॉपिक है, ये जो लाइन है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है। तो ये पर्पस क्या है, ताकि आपका जो लोकल न्यूज है, लोकल फैक्ट्स हैं, उसको भी आप पढ़ें, उसको इग्नोर ना कर दें, तो ये भी आपको करना है। बहरहाल जो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री वो ऑलरेडी हमने कवर कराई हुई है, दोबारा फिर से कराएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है। चलिए, तो ये था सर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें, नेक्स्ट है आपका सी साइट का सिलेबस, ठीक है। तो सी साइड में भी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर हम ब्रॉडली डिस्कस कर लें तो सर ये आपका एलिमेंट्री मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सारा पोर्शन हम तीन पार्ट्स में, तीन सब्जेक्ट्स बना के आपको डिस्कस कराते हैं, पूरा कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। हमारे ऑलरेडी सी साइड के रनिंग कोर्सेज हैं, उसमें आपका एलिमेंट्री मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और आपका कॉम्प्रिहेंशन भी, तो ये तीनों पार्ट आपका किसमें कवर हो जाते हैं, सी साइड में कवर हो जाते हैं, ठीक है सर। और सी साइड में सिर्फ आपको कितना लाना है, 33%। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी जो नहीं भी है तो वो सी सैट को हल्के में ना ले सर। लास्ट ईयर 2023 में भी कई लोगों ने सी सैट को हल्के में लिया था, है ना, फिर यूपीएससी ने उनको हल्के में ले लिया। तो लास्ट ईयर सी सैट में अच्छे अच्छे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग थे उनका भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो सी सैट में भी आपको ऐसा नहीं सोचना, इवन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कि अपना तो निकल जाएगा, ठीक है। तो सी साइड को भी सिंसियरिटी से आपको करना है, भले 33% की बात है। ऑलराइट सर, तो जब आप ये सी साइड क्वालिफाई करोगे तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और उसके बेसिस पे क्वालिफाई जो मेरिट बनेगी उसकी बेसिस पे आप कहां पहुंच जाओगे, मेंस पहुंच जाओगे, ठीक है। एक बार मेंस की एग्जामिनेशन में बैठ गए फिर आपके प्रीलिम से मतलब नहीं है कि कितने थे। जब आप मेंस में जाओगे तो भी आपको हमने देखा था लास्ट टाइम में कितने पेपर्स होते हैं, ठीक है, 4 तो जीएस के पेपर होते हैं, एक 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर में सर क्या पूछेंगे, तो मैट्रिकुलेशन लेवल तक का है इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर, और इसमें मेनली आपका वही कॉम्प्रिहेंशन होगा, फ्रेजेस राइटिंग, वोकैबुलरी, शॉर्ट एसेस, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीजें यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग पेपर में देखने को मिलेंगी। इसमें भी एक फिक्स परसेंटेज आपको लाना होगा, है ना, उसके बाद आप कितना भी लिया डजंट मैटर, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल रिजल्ट में, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट शुरू करते हैं मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में जैसे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऐसे राइटिंग। अच्छा, इस बार एपीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया है ना, जो न्यूज आई थी उनकी तरफ से, उसमें उन्होंने ऐसे का सिलेबस चेंज किया है,
ऐसे में उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखो भाई दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में 3 से 4 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और वो किस टॉपिक पे होगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इवेंट्स पे आपको एक ऐसे दिया जाएगा। दूसरा जो ऐसे होगा वो भी आपको दूसरे पार्ट में भी 3 से 4 ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से आपको कितना लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा। ये ऐसे जो होगा ये किससे रिलेटेड होगा, आपका अरुणाचल से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। आपका जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंटल है ना और करंट बर्निंग टॉपिक है, इन सबको कवर करता हुआ ये आपका ऐसे होगा। ऑलराइट सर, मूव करते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है उनकी बात कर लेते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4। तो सबसे पहले सर GS1 की बात करें तो देखो जब भी GS1 माइंड में आए तो मोटा मोटी मान लेना इसमें दो सब्जेक्ट ब्रॉडली कवर हो जाते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये आपके डायरेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं, तो ये लिखा भी है। और हिस्ट्री में ही हम मान के चलते आर्ट एंड कल्चर भी आपका कवर हो गया, तो ये वाला जो लाइन है ये किसके लिए है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए है सर, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटीज इश्यूज। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कहां से मान रहा है, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मिडल क्या होता है सर, 18th सेंचुरी 1700 से 1800, यानी 1750 की बात कर रहा है, तब से लेकर अंटिल प्रेजेंट, ठीक है। हिस्ट्री को हम कैसे डिवाइड करते हैं सर, 1757 से लेकर 1947 मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है, फिर 1947 से प्रेजेंट तक की अगर हम बात कर लो तो ये पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। प्रीलिम्स में आप मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ते हो, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की जो चीजें हैं वो आपको मेंस में जब आप GS1 की पढ़ाई करोगे तो वहां पर भी एडिशनल आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये आपका सिलेबस का पार्ट है। फ्रीडम स्ट्रगल उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस उसने वैसे लिख भी दिया, बट वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हम कवर कर ही रहे हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आ जाती है सर, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेसोपोटामिया इससे पढ़ना शुरू कर दो आप, कहां से लिखिए सर, फ्रॉम द 18th सेंचुरी। सिलेबस एक बार देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर सिलेबस की क्लैरिटी नहीं होगी तो तैयारी क्या ही कर रहे हो आप सर, ठीक है। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी से स्टार्ट करना, 18th सेंचुरी वही 1700 AD से अराउंड आपको वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा याद रखना जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था वहां से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, तो यहाँ से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसको हमें किसमें कंप्लीट करना है, जिसको हमें कंप्लीट करना है इन GS1। तो इसमें आपने देख लिया मेनली किससे रिलेटेड टॉपिक है सर, आपका हिस्ट्री और अभी सर आपने ज्योग्राफी भी कहा था, हाँ जी कहा था, वो आगे है, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तो मेनली सब्जेक्ट, उसमें एक और सब्जेक्ट आपको मेंस में एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, दैट इज सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर GS1 में देखने को मिलेंगे। तो ये सब जो रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सोसाइटी हमारा एक टॉपिक होता है, उसमें हम कवर करते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम किस में कवर करते हैं सर, सोसाइटी में कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है सर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आ गया। नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एक तरीके का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। जियोफिजिकल फेनोमेना, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी, बर्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, these all collectively are covered in your syllabus in the name of geography, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट में हम ये सारी चीजें आपका कवर करते हैं। ऑलराइट, मूव करते हैं अगले सिलेबस की तरफ। नेक्स्ट इज, अगला नहीं है अभी ये, हाँ ये जो GS1 में एडिशन हुआ है, देखो अभी जो रिसेंट में अमेंडमेंट किया गया है, ऐसे में अमेंडमेंट किया गया है, प्रीलिम्स में अमेंडमेंट किया गया है और GS1 में अमेंडमेंट किया गया, और किसी में नहीं किया गया। तो GS1 में ये एडिशनल टॉपिक्स आपके ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो अरुणाचल की टॉपोग्राफी रिवराइन, मतलब वहां की जो माउंटेन सिस्टम है ना, वहां की जो रिवर्स वगैरह है वो सब कवर, वहां की जो लैंड पीपल हिस्ट्री कल्चर है, वहां पर जो चीफ टाउनशिप चलती है उसको अपना कवर करना है अपना अरुणाचल का, ठीक है।
जो अपने अरुणाचल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ माइंस हैं, क्या क्या मिनरल्स अरुणाचल में मिल रहे हैं, है ना, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट हैं, है ना, क्या क्या आपके वहाँ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स हैं, ये सब इसमें कवर होंगे। पूरा अरुणाचल की बायोडाइवर्सिटी हो गई, अरुणाचल की ट्रेड कॉमर्स और इकोनॉमी कवर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कवर करेंगे कि कौन कौन से हाईवेज यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, क्या क्या रूट्स अरुणाचल में डेवलप हुए हैं, क्या किस किस की इंडस्ट्रीज अरुणाचल में वर्क करती है, ठीक है ना, और क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, या क्या हम मेनली इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या मेनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेड कॉमर्स और इकोनॉमी से रिलेटेड पार्ट भी इसमें डिस्कस होगा, ठीक है ना। अरुणाचल में क्या क्या सोशल इश्यूज हैं आपका, क्या क्या डेवलपमेंट इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक बड़ा जो इशू है मैकमोहन लाइन, ये तो वैसे एक जनरल बात भी है जो जनरल सिलेबस में भी आपका कवर होता है, बट उन्होंने इसको अरुणाचल स्पेसिफिक में भी लिखा है, ठीक है ना। बाकी ये और जनरल सिलेबस में भी मैकमोहन लाइन ये सब हम कवर करते हैं। जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ोगे आप GS3 में, उसमें भी मैकमोहन लाइन का जिक्र ही जाता है, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की पहले नेफा का पार्ट था, किस तरह से नेफा से यूनियन टेरिटरी का सफर, फिर यूनियन टेरिटरी से आपका एक स्टेट का सफर, लोकसभा इलेक्शंस कब से स्टार्ट हुए, राज्यसभा इलेक्शंस कब से स्टार्ट हुए, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन यहाँ पर आपको पूछा है। जो आपका ILP रेगुलेट करने वाला कानून है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, उस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। आपका जो आसाम फ्रंटियर रेगुलेशन 1945 हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1954 है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रेगुलेशन 1965 है, साथ ही साथ DE कमेटी रिपोर्ट 1965, नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1966, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपका इन द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका GS1 में कवर है। तो ये सारा पोर्शन हम इन द फॉर्म ऑफ अरुणाचल जीके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो अपना जो अरुणाचल जीके वाला पोर्शन रहेगा वो अपन कंप्लीटली ओपन टू ऑल रखेंगे, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये सब आपको करवाया जाएगा। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर 2 या पेपर 3 कह लो, पेपर 3 कह लो आप, या फिर आप ये कह लो कि सर आपका GS2, ठीक है। GS2 में क्या हो गया, इसमें मेनली अगर आप देखोगे तो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें मेनली क्या कवर है सर आपका, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन कवर है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन और स्टेट के फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, पावर सेपरेशन, ठीक है। हमारा कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन का विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, क्या क्या चीजें हमने कहां से बोरो की है, क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें डिफरेंट है। जैसे हमारी जुडिशरी कॉमन होती है अमेरिका के साथ, पार्लियामेंट UK के साथ, तो ये कंपैरिजन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की फंक्शनिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं सर, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस क्या होती है और उनका पॉलिटी में क्या रोल होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इस पे भी क्वेश्चन खूब बनते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपका GS2 में कवर होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सब पॉलिटी के ही पार्ट है, आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है ना। तो पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हो गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, यानी NGOs का क्या रोल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल होता है, ये सारी डिस्कशन इसमें आपको करने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपका वेलफेयर स्कीम जो वल्नरेबल सेक्शंस के लिए चलती हैं, सेंटर और स्टेट चलाती हैं, उसके बारे में बात होगी, ठीक है ना, इनकी स्कीम्स की क्या परफॉर्मेंस रहती है, ये सब डिस्कस हम करेंगे। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। साथ ही साथ पॉवर्टी हंगर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, यानी इसमें आप देख सकते हो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो भी इसमें आपको कवर देखने को मिलेगी। गवर्नेंस के एस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, तो पॉलिटी के साथ एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है गवर्नेंस, उसमें हम ये सारी चीजें आपका डिस्कस कर लेते हैं। पिछली जो स्लाइड थी वो पॉलिटी का पार्ट थी, ये जो स्लाइड है वो गवर्नेंस का पार्ट है,
ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस में। जैसे प्रीलिम्स जहां तक सवाल है वहां हम लोग पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो तो मेंस में हम लोग पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका सिलेबस हो गया सर? ये हो गया जीएसयू। इसमें कुछ और भी टॉपिक्स बचते हैं। सिविल सर्विसेज का रोल क्या है और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ये आपका जो पार्ट हो गया ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो गया। रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एजेंसीज। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट हो गया। यानी आप मेनली इसमें देखोगे पॉलिटी कवर हो रही है, गवर्नेंस कवर हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आपका जीएस2 में कवर होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें जीएस3 की। तो जीएस3 में अगर आप देखोगे तो मेनली जो इसमें सब्जेक्ट दिखेगा इकोनॉमी दिखेगा, ठीक है ना। इकोनॉमी दिखता है, इंटरनल सिक्योरिटी दिखता है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और साइंस टेक वाला जो पार्ट है। तो ये मेनली आपके सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस3 में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये तो देख ही लो, इकोनॉमी वाला टॉपिक हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ भी उसी में कवर्ड हो गया, बजट भी उसी में कवर हो गया, क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पोर्शन है इसमें, इरिगेशन सिस्टम, मतलब एक तरीके से वैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आता है। इकोनॉमी में एक सेक्शन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी ये सब आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होती है, एमएसपी क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो ये सब इसमें कवर होता है। टेक्नोलॉजी इसमें कवर होती है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आगे आ जाओ, इसमें और क्या क्या है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कवर हो गया आपका, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे उसका इफेक्ट इसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। आपका साइंस एंड टेक इसमें कवर हो जाएगा। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज है वो इसमें कवर हो जाएंगे। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, मतलब जो एनवायरमेंट का भी जो पार्ट है वो भी आपका किस में कवर होगा? वो जीएस3 में कवर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में लिंकेजेस, मतलब ये एक तरीके के वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यानी यहाँ से क्या शुरू हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन शुरू हो गया, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ जीएस3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो वो है आपका आखिरी जीएस पेपर, दैट इज जीएस4। एक मिनट, ऑलराइट, दैट इज योर जीएस4। क्या हो गया? जीएस4 जो है सर, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक जो हम बात करते आए आपसे जीएस1, जीएस2, जीएस3, ये तो वही जनरल जीएससी जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे। अब जो जीएस4 है दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर जीएस पार्ट। ये बहुत शुरू से यूपीएससी के साथ नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ। यूपीएससी ने ऐड किया, फिर बाकी स्टेट पीसीएस में भी ये ऐड होता चला गया। यहाँ पर सवाल ये होता है कि मान लो आपको बहुत नॉलेज रही, बहुत मेहनती रहे, तो आपने जीएस पढ़ के एग्जाम निकाल लिया, आप ऑफिसर बन गए। लेकिन क्या ऑफिसर बनना काफी है? ईमानदार ऑफिसर होना भी तो सर जरूरी है, ईमानदारी भी जरूरी है। तो उसके लिए सर आपको वो एथिक्स आनी चाहिए, आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए एक और पेपर बनाया गया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस4। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रीलिम्स में इसका पी नहीं है ना। प्रीलिम्स में कुछ भी पोर्शन इससे नहीं आता, टोटल ये जो आपका आता है मींस में आता है जीएस4। यहाँ पर हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात करते हैं। यानी एथिक्स का क्या रोल है? एथिक्स क्या है सर? मान लो आप जब ऑफिस में बैठोगे, कोई गरीब आदमी आपके ऑफिस में आता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था जब जनवरी में
ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी, क्योंकि वो भारत न्याय संहिता में एक कानून आ रहा था, वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना, उसको रिलेटेड उन्होंने एक हड़ताल करी। ठीक है, दैट इज नॉट अवर अभी टॉपिक डिस्कस करने का, हमें एथिक्स की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक डीएम था, उसने ट्रक ड्राइवर से पूछा तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सर सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, वेदर दे आर वर्किंग एज ए लेबर, वेदर दे आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव, तो सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, दैट इज द एथिक्स। तो एक अच्छा डीएम कभी इस तरह से बात नहीं करेगा जिसकी एथिक्स अच्छी होगी। तो इन्हीं सब चीजों को चेक करने के लिए एथिक्स का पेपर बनाया गया कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो। ऐसा तो नहीं आपके हाथ में पावर आ गई तो आप गरीब इंसान को कुचल दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड आपका कैसा है, मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सर आप गरीबों को परेशान कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो। आपका एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है ना। आपकी इनोवेटिव स्किल्स भी उसी में फिर आ जाती हैं। जैसे एक केस आया था, एक गांव था, वहां पर एक महिला जो लोअर कास्ट से थी, वो किसी स्कूल में खाना बना रही थी, तो वहां स्कूल के लोग, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, उनका कहना था लोअर कास्ट की महिला है। तो वहां पर डीएम आता है, उस सोशल बैरियर को ब्रेक करने के लिए वो खुद उस महिला के हाथ से खाना खाता है, ताकि वो सोशल बैरियर ब्रेक हो, लोगों के मन से ये मिथ हटे कि नहीं अगर वो लोअर कास्ट की महिला है तो हम उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें आपका चेक करने के लिए और आपने इवॉल्व कराने के लिए GS4 का पेपर ऐड किया गया है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी इसी का पार्ट है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में सर कवर हो जाता है कि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाए। मतलब इस तरह के केसेस ये दिए जाएंगे कि मान लो आपसे कोई कहे कि आपकी फैमिली खतरे में है और आपसे उसके बदले में वो कहे करप्शन करो, तो इस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें है ना। केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, तो ये सारी चीजें आपका किस में आ जाती हैं, GS4 में आ जाती है। जनरली क्वेश्चंस केस स्टडीज पे वैसे आ जाते हैं ज्यादातर बार, तो यूपीएससी में देखा जाता है। एक्सपेक्टेड है एपीपीएससी भी उसी तरह से क्वेश्चंस बनाए, लेकिन हाँ जिस भी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं हम सब यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट इज योर एथिक्स पार्ट, GS4। ठीक है, फिर उसके बाद सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑप्शनल को अगर मैं सर एक एक का सिलेबस डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो नेवर एंडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शनल के बारे में हम कभी इंडिविजुअली एक एक ऑप्शनल्स का जो उसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उससे वीडियो बनवाएंगे, वो आपको गाइड करेगा भाई क्या क्या ऑप्शनल में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना एक एक्सपर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बैचलर को मास्टर्स लेवल तक के क्वेश्चन उसमें चले जाते हैं ना, तो वहां पर एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अराउंड देखो ये 27 ऑप्शनल यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। अब इसमें डाउट आता है सर ऑप्शनल कैसे चूज करें, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑप्शनल कैसे चूज करना है, कौन से ऑप्शन ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है सर, चलिए तो ये बेसिक सिलेबस की बात थी। जब ये क्वालिफाई करेंगे तब आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू में तो देखो सर सीधा सा फंडा है, वैसे जो हमारा कोर्स है प्रीलिम्स प्लस मेंस उसमें इंटरव्यू गाइडेंस इन्वॉल्व है, उसमें इंक्लूडेड है। उसमें हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वीकली एक सेशन होगा जहां पर आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको इंटरव्यू में आपके एटिकेट्स होने चाहिए, किस तरह से आपको वहां बोलना है, किस तरह से बात करनी है। मैं भी कुछ क्लासेस लूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड, ताकि आपको गाइड करें किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है। बाकी देखो मेंस वगैरह निकाल लोगे तो इंटरव्यू ये मत सोचना कि सर नॉलेज चेक करेगा, वहां आपका एटीट्यूड चेक होगा। ठीक है, आपका बात करने का तरीका चेक होगा, है ना। मतलब वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बैठने का तरीका कैजुअल हो, कैजुअल नहीं है, मतलब प्रॉपर बैठने का तरीका होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। दैट ये सारी चीजें वो आपकी वहां पर चेक करेंगे। ठीक है सर, तो दैट इज ऑल अबाउट द सिलेबस। तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक पे बात करेंगे। तो मेरा पर्पस यही है कि ये जो सारी सीरीज है, ये सीरीज बना के आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एपीपीएससी, सारी क्लियर कर दी जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसके आगे की जानकारी वी विल फर्दर डिस्कस इन द कमिंग अप क्लासेस। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम टिल अभी आप
इसको अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।